तारा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वैसे तो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के हवाले से खबरें काफी अरसे से गर्म थी और फिर कल इमरान खान ने भी कहा है कि शायद कोई नया तरीकेकार लाने की कोशिश की जा रही है जिसमें जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है उसको साइड पर रख के हुकूमत अपने पास ही अख्तियार ले लेगी कि किसको चीफ जस्टिस बनाना है। और फिर आज जब यह खबर भी सामने आई कि ज्वाइंट सेशन हो रहा है तो ये क्या सराहियां मजीद बढ़ गई हैं। क्या हुकूमत का ऐसा कोई जुडिशियल पैकेज लाने का इरादा है इस वक्त? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। मैं वजीर इत्तलात होने के साथ साथ कानून का एक तालिब इल्म भी हूँ और मेरी बेसिक ट्रेनिंग जो है वो एज ए लॉयर है। तो मैं दो चीजें टेक्निकल आपके गोशगुजार जरूर करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि जॉइंट सेशन के अंदर कभी भी आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती जी। आईनी तरमीम किसी भी हाउस में इनिशिएट होती है और उसके बाद फिर दूसरे हाउस में जाती है। तो इसलिए जो जॉइंट सिटिंग की क्या सराही चल रही है कि इसमें आईनी तरमीम लाई जाएगी, लेट्स बी वेरी क्लियर, आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती जॉइंट सेशन के अंदर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप जॉइंट सिटिंग कॉल करते हैं तो उसमें कोई नया कानून इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता। यानी जॉइंट सिटिंग तब बुलाई जाती है जब पुराना कानून किसी एक हाउस से पास हो, किसी दूसरे ने रिजेक्ट किया हो, तो उस कानून को फिर जॉइंट सिटिंग में लाया जाता है। या जहां पर एक कानून दोनों हाउसेज ने, नेशनल असेंबली और सेनेट ने, दोनों ने अप्रूव कर दिए हो और दोनों ने पास कर दिया हो और प्रेसिडेंट ने वो वापस कर दिया हो, रिटर्न कर दिया हो और असेंट ग्रांट ना की हो, तो फिर वो ज्वाइंट सिटिंग में जाता है। तो ये जो क्या सराहियां चल रही हैं, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल इसमें हकीकत नहीं है। और रूटीन का कौमी असेंबली का इजलास बुलाया गया है क्योंकि दिन पूरे करने होते हैं और एक पार्लियामेंट्री ईयर के जो दिन हैं वो पूरे करना जरूरी थे, तो ये रूटीन का इजलास है। और अगर लेट सपोज बुध को या अगले हफ्ते अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया भी जाता है, जिसका थोड़ा बहुत इम्कान मौजूद है, तो उसमें पुराने कुछ बिल्स हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक बिल था, वो उस वक्त प्रेसिडेंट अलवी ने वापस कर दिया। उसमें कुछ एज से रिलेटेड मैटर्स थे जिसकी वजह से चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अपॉइंटमेंट ना हो सकी। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से, PQCA के हवाले से एक बिल था, वो प्रेसिडेंट अलवी ने वापस किया। तो ये पेंडिंग बिल्स उसमें जरूर लाए जा सकते हैं। मगर ये जो एक क्या सराहियां शुरू हो गई हैं, बतौर वजीर इत्तलात ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनको क्लियर करूं और इस पे मुकम्मल तौर पे आपको क्लैरिटी दूं कि ये क्या सराहियां दुरुस्त नहीं है। सही। अच्छा, ये ज्वाइंट सिटिंग के हवाले से तो आपने बता दिया, आर्टिकल 239 है जो उस पर पूरा एक्सप्लेन भी करता है, लेकिन अलहदा भी पहले कौमी असेंबली में या पहले सेनेट में, वहां पर भी कोई जुडिशरी के हवाले से, जुडिशियल पैकेज के हवाले से कोई इस वक्त तरमीम ज़ेर गौर नहीं है। नहीं, इस वक्त ऐसी कोई तरमीम, ना इस पे डिस्कशन हुई, ना इस पे कोई मीटिंग हुई। देखिए, और जो कवानीन आते हैं वो लॉ मिनिस्टर एक कमेटी को हेड करते हैं जो लेजिस्लेटिव मामलात को देखती है, ना ऐसी कोई डिस्कशन वहां पे हुई। हाँ, ये जरूर है कि आज से चंद माह पहले आपको याद होगा वो सिविल सर्वेंट्स के हवाले से एक बात चली थी कि 2 साल की जो एज बढ़ा दी जाए हर इदारे की और हर सिविल सर्वेंट की, वो पेंशन के बोझ को कम करने के हवाले से, वो किसी वक्त एक डिबेट चली थी। मगर इस वक्त ऐसी कोई चीज एजेंडे पर नहीं है और ना ही ऐसी कोई कानून साजी इस सेशन के अंदर लाई जा रही है। रूटीन का एक सेशन है और उसके साथ एक जॉइंट सिटिंग में अगर पेंडिंग बिल्स हुए तो वो उनको ज़ेर गौर लाया जाएगा। अच्छा, इस सेशन में भी नहीं है या फिलहाल हुकूमत के एजेंडा पर ही नहीं है ये? देखिए, एक सिविल सर्वेंट्स एक्ट के हवाले से जो बात हुई थी उस पर कुछ डिस्कशन हुई, मगर फिलहाल वो एजेंडा पर नहीं है। सही है, यानी कि चीफ जस्टिस की जो टेन्योर है उसको 3 साल करने वाली जो बात हो रही थी, या तमाम जजेस की एज को 65 से 68 बढ़ा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूं, इस तरह का कुछ मामला होने नहीं जा रहा है। देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो जॉइंट सेशन में लाई नहीं जा सकती। तो ये जो क्या सराहियां चल रही हैं, मैं समझता हूं कि ये इसका कोई अभी फिलहाल ना कोई इसमें हकीकत है, ना कोई चीज ऐसी एजेंडे के ऊपर है, ना ऑर्डर ऑफ द डे में ऐसी कोई बात फिलहाल ज्वाइंट सेशन के हवाले से तो आपने बता दिया, लेकिन अलग भी किसी हाउस में के जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए या फिर उनका टेन्योर फिक्स कर दिया जाए चीफ जस्टिस का, ये भी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। फिलहाल ये ज़ेर गौर नहीं है। जैसे मैंने कहा, आज से चंद माह पहले ये डिस्कशन जरूर हुई थी और उसका बैकग्राउंड ये था कि पेंशन के बोझ के हवाले से तमाम सिविल सर्वेंट्स की, और दुनिया में एक ट्रेंड है कि वहां पे प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो एजेस हैं लोगों की, वो कब 65 तक जाती हैं। तो ये एक डिस्कशन किसी वक्त हुई थी,
मगर इस वक्त ये फिलहाल मौजूदा एजेंडे के ऊपर नहीं है। बिल्कुल, एक ये मामला था और एक आजम नजीर तारक साहब ने शाहजेब खानजादा के साहब के प्रोग्राम पे ये कहा था कि कहीं पे जेर गौर जरूर है, जब लॉ मिनिस्ट्री में आएगा जजेस की एज का मामला तो हम देखेंगे उसको। तो उसके बाद से ये जो है अफवाहें ज्यादा गर्दिश कर रही थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल एज का जो 2 साल वाला था मामला वो जेर गौर रहा, लॉ मिनिस्ट्री भी डिस्कस करती रही और वो बिल्कुल एजेंडे पर रहा। बट फिलहाल इस सेशन के हवाले से ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई। सही है। और साथ में ये भी बताइएगा कि ये जो कल हमने, क्योंकि शोएब शाहीन साहब से भी पूछा, आपके कुलीग हमारे साथ मौजूद थे अकील मलिक साहब, उनसे जब हमने पूछा उन्होंने भी डिस्पेल किया, उन्होंने कहा कोई ऐसा वो नहीं मामला। लेकिन शोएब शाहीन साहब कह रहे थे अगर इतना ही सादा सी बात है तो हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर दे नए चीफ जस्टिस का, जैसे कि काजी फाइज साहब का 3 महीने पहले हुआ था। आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी नोटिफिकेशन जारी कर दें। और आपको आपके इल्म में होगा कि साफियों ने कुछ अरसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से भी एक मुलाकात में पूछा था कि आपका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने कहा मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत ने जब करना होगा कर दे। तो हुकूमत क्यों नहीं कर रही है ये काम? देखिए जब टाइम आएगा वो टाइम के मुताबिक सारी चीजें होंगी। अभी ऐसी कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है कि अभी से नोटिफिकेशन कर दिया जाए। वो जब लॉ मिनिस्ट्री समझेगी मुनासिब टाइम है और वो कंसल्टेशन करेगी तो उसके मुताबिक वो फैसला कर देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता इस वजह से खामखा की फिर अफवाहें फैल रही हैं? तो ये अगर मैटर आपकी नजर में भी एक है बड़ा सादा सा मैटर, क्लोज करते हैं इसको नोटिफिकेशन करके? नहीं देखिए, लॉ मिनिस्ट्री ने अपना प्रोसीजर फॉलो करना है। वो अफवाहों की बेस पे कोई नोटिफिकेशन बहुत टाइम से जल्दी नहीं कर सकते और वो जब बेहतर समझेंगे तो वो हुकूमत को अकॉर्डिंगली एडवाइस करेंगे। सही। और दूसरा, जैसे कि कल इमरान खान ने भी कहा साफियों से गुफ्तगू करते हुए कि जो चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का है, जो सीनियरिटी पे होती है, उसको तब्दील कर रहे हैं। इस हवाले से भी हुकूमत कुछ नहीं करने जा रही है। देखिए अभी फिलहाल ऐसी कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है और अब तो जेल के अंदर से जो बानी चेयरमैन पीटीआई बातें कर रहे हैं उनकी एक बात दूसरे से नहीं मिलती और बड़ा तजाद है। और आज भी जो अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू सामने आई है रऊफ हसन के साथ, वो तो पार्टी के अंदर इतनी डिविजन हैं कि वो पार्टी ही नैरेटिव देती है और उसी का काउंटर नैरेटिव पार्टी के अंदर से आ जाता है। तो आई डोंट नो कि वो किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं और उनको ये क्यों लगता है कि ऐसा होने जा रहा है। सही, मैं उसमें भी आता हूं। लेकिन आपने कहा फिलहाल ऐसा भी कुछ नहीं करने जा रही। अब जब आप ये फिलहाल कहेंगे ना तो फिर ये फिलहाल कितने टाइम के लिए स्टैंड करेगा, उस पर सवाल उठेंगे। तो ये जो तरीकेकार है कि जो सीनियर मोस्ट होता है वो चीफ जस्टिस बन जाता है, इस तरीकेकार को हुकूमत नहीं तब्दील कर रही है। देखिए अभी फिलहाल ऐसी कोई तजवीज ना मेरे सुनने में आई है, ना देखने में आई है, ठीक है, और ना कहीं डिस्कस हुई है। तो जो मालूमात मेरे पास थी मैं तो उसके मुताबिक ही बात कर सकता हूँ। सही है। अब ये बताइएगा कि एक जलसा था तहरीक इंसाफ का जो नहीं हुआ, उसके बाद भी कई सवाल उठ रहे हैं कि कैसे ये कम्युनिकेशन हो गई, क्योंकि हुकूमत तो वैसे ही दावा कर रही थी कि जो उनका पूरा एक नेक्सस था, जो जनरल फैज या डिप्टी सुपरिटेंडेंट के तहत था, वो तो आप कस्टडी में है सारा मामला। तो फिर भी ये कम्युनिकेशन कैसे हो गई? और कल इस पर बैरिस्टर अकील साहब ने हमारे शो पे कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हुई है सारी कम्युनिकेशन। ऐसा ही ये मामला हुकूमत ने, और वो कह रहे हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट दोनों ने अप्रोच किया था उनको। नहीं देखिए मुझे तो हुकूमत का ही पता है और अकील मलिक साहब ने दुरुस्त कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को हमने कहा था कि मुनासिब वक्त नहीं है और ये जलसा इस वक्त नहीं होना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ के अंदर से भी बहुत सारे लोगों ने हमारी तजवीज को माना और मैं समझता हूँ कि उन्होंने फिर ये फैसला किया जो कि एक दुरुस्त फैसला था। और मगर इसमें जो है वो हुकूमत ही थी, कोई और स्टेक होल्डर का ना इस जलसे से कोई ताल्लुक था, ना जेल की कम्युनिकेशन से कोई ताल्लुक था। तो वो वकील साहब की बात इस हद तक जरूर दुरुस्त है कि अली अमीन गंडापुर साहब को ही ये तजवीज जो है वो दी गई थी। बराह रास्त इमरान खान से किसी किस्म का कांटेक्ट नहीं हुआ, ना हुकूमत का ना एस्टैब्लिशमेंट का, इस हवाले से? क्योंकि कल साफियों ने उनसे पूछा तो उन्होंने मुस्कुराया, उन्होंने कहा कि मैं मजीद बात नहीं करूंगा इस पर। जी नहीं, कोई बराह रास्त ऐसा ना कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और जिस तरह के जनरल फैज वाले मामला हैं आपके सामने हैं कि वो कम्युनिकेशन तो काफी देर से जारी थी और वो बाकायदा ये तरीके अदम एतमाद के जमाने से एक नेक्सस था जिसके जरिए जो है वो मुख्तलिफ साजिशें घड़ी जाती थी। तो वो भी अब देखिए एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है। फौज ने अपना एक फैसला किया है जो हम समझते हैं कि काबिल सताइश है और जितनी बड़ी पोजीशन होती है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और लेकिन सहूलतकारी तो हुई है ना, जिस तरीके से इमरान खान का कांटेक्ट हुआ आजम सवाती से, कोई 2:30-3 बजे वो कह रहे हैं मुझसे रब्ता हुआ, 7 बजे हम लोग अडियाला जेल पहुंच गए, दरवाजे भी खुल गए, मुलाकात भी हो गई। ये सहूलतकारी किसने की है? नहीं देखिए बात यह है कि ये पीटीआई के अंदर कांटेक्ट हुआ ना, पीटीआई के ही बानी चेयरमैन के साथ। नहीं तो वो कांटेक्ट सुने, अब तो कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी नहीं है, तो वो कांटेक्ट कौन कराएगा रात को 3 बजे? फोन कौन डायल करके जेल का मामला तो मौजूद होता है ना। अगर कोई ऐसा मामला हो जिसके अंदर अर्जेंसी हो और कोई ना कोई डिसीजन लेना हो तो वो
पीटीआई के ही लोगों की पीटीआई के बानी चेयरमैन से लेकिन मुलाकात जेल हुई है, तो इंतजामिया बाहर को से ना अप्रोच कोई हुकूमती नुमाइंदा था, ना कोई और शख्स इसमें मुलव्विस था। लेकिन अता साहब, जेल इंतजामिया को कोई हुकूमती शख्स ही बताएगा ना कि ये कांटेक्ट करवाना है, क्योंकि ये मामला है जो कि हल करना है और 7 बजे इजाजत देनी है। जेल इंतजामिया अपने तौर पे तो ये स्टेप्स नहीं उठा सकती। नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा कि हुकूमत ने अली मीन गंडापुर साहब को जो गुजारिश की थी उस पर उन्होंने अमल दरामद करवाया, और उसमें मैं समझता हूं कि जो भी पीटीआई के अंदर कांटेक्ट आपस में इनका होना था वो हुआ, तो वो मुनासिब था कि वो कांटेक्ट हो जाता ताकि ये फैसला जल्दी हो जाता। सही, यानी कि कोई डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कांटेक्ट नहीं हुआ इमरान खान को या पीटीआई को, जिससे हुकूमत को भी बेचैनी पड़े, ऐसा कोई मामला नहीं है। नहीं, देखिए, ना हुकूमत का ना एस्टैब्लिशमेंट का तो इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने अली बिन गंडापुर साहब से गुजारिश की थी। तो मैं समझता हूँ कि उसी के मुताबिक उन्होंने आगे पैगाम पहुंचाया और ये उन्होंने फैसला लिया। सही। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अभी आपने जिक्र भी किया उसका कि रऊफ हसन साहब की जो एक व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट लीक हुआ है और अलीमा साहिबा से उनकी कन्वर्सेशन है, ये क्या मामला है? क्योंकि इसमें मैंने भी मैसेजेस पढ़े, कोई इतना कोई संगीन मामला तो नहीं है जिसपे एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। क्या इशू क्या है ये? नहीं, मुझे तो संगीन लगता है कि जब एक कॉन्वेंट जेल से ये कहे कि मुझे जहर दिया जा रहा है, कैन यू इवन इमेजिन द इम्प्लीकेशंस? कि यानी आप कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो जहर देने की साजिश कर रही है, मारने की साजिश कर रही है, और उसके बाद उन्हीं की पार्टी में से देखिए ये क्लैरिटी आ गई कि वो जो जहर वाला हार्पिक वाला एक बयानिया चलाया गया था वो झूठ पे मबनी था, और उस पे उनकी अपनी पार्टी की जो उनकी बिग सीनियर लीडर भी हैं, उनकी हमशीरा भी हैं, वो कह रही हैं कि ये जहर वाला बयानिया झूठा है और लिखा है दिस इज नॉनसेंस, आई कैन नेवर सेड एनीथिंग टू दिस इफेक्ट। तो मैं ये समझता हूं कि जब ये बयानिया घड़ा जाता है कि जहर दिया जा रहा है, स्टेट की तरफ से मारा जा रहा है, तो ये झूठ पे मबनी बयानिया था। और पार्टी के अंदर जो स्ट्रगल है, एक पावर स्ट्रगल है, मैं समझता हूँ ये जरूरी बताना इसलिए जरूरी था कि आपने मुआशरे को तकसीम किया नफरत की बुनियाद पे, आपने भाई को भाई से लड़ाया, आपने लोगों के दरमियान एक तकसीम पैदा की। तो जब आप तकसीम पैदा करते हैं, नफरत के बीज बोते हैं, तो फिर व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस पे बात करना जरूरी था, ये बताना जरूरी था कि ये बुरी तरह तरीके इंसाफ जो है वो ना सिर्फ तकसीम का शिकार है बल्कि नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव अंदर से ही आ रहे हैं। ये कब जो एंटी स्टेट जी ये स्क्रीनशॉट जो है, ये डिस्कशन जो मुबैना तौर पे रऊफ हसन और अलीमा खान साहिबा के दरमियान में कब की है? ये इसका एग्जैक्ट टाइम फ्रेम तो मैं नहीं बता सकता, मगर मेरा ख्याल है कि ये फेयरली रिसेंट होगी। जिस तरीके से बुशरा बीबी ने भी वो जहर वाला बयानिया आज से चंद माह पहले ही घड़ा था और वो बाकायदा अकीदा भी हुई थी इस पे। जितना मैंने देखा है रऊफ हसन तारा साहब, ये जून 2023 की है, और जून 2023 की अगर ये है स्क्रीनशॉट, तो इसका मतलब ना उस वक्त इमरान खान साहब जेल में थे, ना अलीमा, ना तो बुशरा बीबी उस वक्त जेल में थी। तो ये वेरीफाई किया आपने कि बिल्कुल ठीक है ये? और इसका टाइम फ्रेम वेरीफाई हो जाएगा। ऑब्वियसली रऊफ साहब अंडर कस्टडी रहे हैं, टाइम फ्रेम इसका बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा, मगर ये जहर वाली और हार्पिक वाली बात आज से चंद माह पहले की गई थी। तो अब इसमें देखिए ना, पावर स्ट्रगल तो एक पार्टी के अंदर मौजूद है, और बयानिया भी एंटी स्टेट बयानिया, और स्पेशली जो आज माना गया, अलीमा खान ने कहा कि एक डिसइंफॉर्मेशन सेल है जो बुशरा बीबी चला रही हैं। अब जब स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात की जाती है, पाकिस्तान से बाहर लोगों को उकसाया जाता है कि आप पाकिस्तान के मामलात में मेडलिंग करें और पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिव खबरें छापें, और पाकिस्तान की जो है वो इज्जत कॉम्प्रोमाइज होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये वही लोग हैं जो इस डिसइंफॉर्मेशन सेल का हिस्सा हैं, जो आज मुल्क से बाहर बैठे हैं काफी सारे। आपने ये बात जो की कि वो कस्टडी में रऊफ हसन साहब, अता तारा साहब, इससे तो फिर ये सवाल पैदा होता है ना कि एफआईए ने उनको अरेस्ट किया, पीका के उनके ऊपर दिफात थी, अब उसके बाद से उनके फोन की बातें, उनके चैट्स, या उनके जो, जैसे लास्ट टाइम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने बताया कि करण थापड़ को उन्होंने क्या मैसेज किए थे, ये लीक होना शुरू हो गए। अब इस पे तो सवाल उल्टा एफआईए से बनना चाहिए, पर्चा उनके खिलाफ होना चाहिए। आपको करनी चाहिए कि अगर आप किसी को कस्टडी में लेते हैं और उनके ऊपर कुछ भी इल्जाम है, दिफात है, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करें। ये उसके बाद बातें लीक होना कैसे शुरू हो जाती हैं? ये तो फिर इल्जाम तो एफआईए की तरफ ही जाएगा कि उन्होंने ये लीक की सारी चीजें। अगर बात यह है कि अगर कोई बंदा किसी दुश्मन मुल्क से मिलकर किसी के खिलाफ साजिश करे और पर्चा में एफआईए पे दे दो, इतने हालात अभी पाकिस्तान के खराब नहीं हुए कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करे और फिर साजिश को बेनकाब करने वालों पे पर्चा हो जाए। देखिए, बात तो बड़ी सिंपल है। जो आपने प्रोपेगेंडा किया है मुल्क के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, जो आप एक झूठा बयानिया घड़ते हैं कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, देखिए जब साइफर का मामला आया, पाकिस्तान का लॉस हुआ, एक झूठ बोला गया, फॉरेन पॉलिसी के एक नुकसान पहुंचाया गया। देखिए, मेरी जमात समेत
हाँ। कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से शिराज इकबाल साहब बड़ा नहीं है। एज अ सियासी वर्कर ये मेरा ईमान है कि पाकिस्तान है तो हम हैं। हमने तो कभी नारा नहीं लगाया कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, जो नारे लगते हैं, और एक कल्ट ने एक पर्सनालिटी को पाकिस्तान से बड़ा कर दिया। तो कोई सियासी जमात इंक्लूडिंग माय ओन और कोई सियासी लीडरशिप इंक्लूडिंग माय ओन पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। ऐसी बातें करेंगे, इस पे हम वैसे साजिशें करेंगे, फर्दर डिबेट कर सकते हैं, इस चीज पे उकसाएंगे तो ये चीजें सामने आएंगी। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। फर्दर हम डिबेट कर सकते हैं कि एंटी स्टेट एक्टिविटीज क्या होती है, क्योंकि आपकी जमात के ऊपर भी ऐसे कई इल्जाम लगे थे। लेकिन मैं इस वक्त ये पूछना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि देखें FIA ने अगर ये उनकी तहवील में थे और वहां से बातें लीक हुई और वो बेनकाब कर रहे हैं, तो आप ये मान रहे हैं कि FIA की थ्रू ही ये सारी चीजें सामने आ रही हैं? बिल्कुल ये नहीं माना। आपने कहा ना अगर वो बेनकाब कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वो कस्टडी में रहे हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं उसको ना जेपरडाइज करना चाहता हूं, ना GIT की फाइंडिंग्स पर जेपरडाइज करना चाहता हूं। मैंने जितनी बात की, मैंने इतना कहा कि वो कस्टडी में रहे हैं, दैट इज अबाउट इट। बाकी जब GIT की फाइंडिंग्स आएंगी तो फिर इस पे बात करेंगे। वक्त से पहले कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। जितनी इंफॉर्मेशन आई है उतनी पे मैंने बात की। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया।